ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? तो हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आगे बढ़ चुके हैं और आगे हम लोगों ने पहले एक डायग्राम आपको दिया। अब आपको थोड़ा सा, अब चूंकि लास्ट फेज आ चुका है, आज आपको हमने एक अध्ययन सामग्री दी है जो आपने डाउनलोड किया होगा। तो आप लोग में से हमें थोड़ा सा एश्योर करें कि आपने उस अध्ययन सामग्री को डाउनलोड कर लिया है या नहीं किया है। आज आपने डाउनलोड कर लिया है? Yes or no, Mr. Ankur, ask my students. अरे तो डाउनलोड नहीं किया होगा तो फिर तो मुश्किलें कर दी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 12 बजे मेरा अध्ययन सामग्री जाएगा, मुझे पहुंच गया आपका। या हो सकता है कल आपने कोशिश की हो तो कल ईद की छुट्टी थी, कल गुंजाइश हुई नहीं भेजने की, क्योंकि वहां पर भी ये थी। तो इसके लिए आज हमने अध्ययन सामग्री भेजी है 12 बजे। तो आप लोगों ने उसको डाउनलोड और मैसेज तो किया था ना उनको, मिस्टर अंकुर, मैसेज गया था उनको, तो फिर आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आज जो अध्ययन सामग्री आपकी गई है वही आपके सिलेबस की लास्ट अध्ययन सामग्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस का लास्ट मैंने सेफ साइड लेके ही ज्यादा ही टॉपिक दिया है। अब इसके बाद चाहिए हो जाएगा आपका ट्यूसडे तक, कमिंग ट्यूसडे तक आपका सिलेबस हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी यह महत्वाकांक्षा हो, लेकिन वो महत्वाकांक्षा वैसे नहीं, पहले आप ये संडे को आप छुट्टी नहीं बनाइए, ये संडे आप हमारे नाम दीजिए, आप पीछे से सबको इंटीग्रेट करिए और ट्यूसडे तक हमको बता दीजिए कि हाँ सर, हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर कुछ सोच के हम इंटीग्रेट कर लिए। तब हम आपको ट्यूसडे समाप्त करने के बाद तब हम आपसे पूछेंगे कि अब अगर आप चाहते हैं कि हम आपको समकालीन विश्व तक ला दें तो उसके लिए फिर एक अध्ययन सामग्री जो सिलेबस से बाहर का होगा, आपके जीएस के बाकी पार्ट में हेल्प करेगा। वो जीएस के बाकी पार्ट में आपको हेल्प करेगा। जैसे आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध करंट पर आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था करंट पर आ जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय संविधानवाद करंट पर आ जाएगा। तो हम उसको आपको किस्सा कहानी की तरह ही दुनिया के को वर्तमान युग तक लाके आपको बता देंगे। जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होगा उस पर हम क्वेश्चन नहीं कवर करेंगे, उस पर सिर्फ आपको समझाएंगे और अध्ययन सामग्री भी देंगे। बोलिए, आप ट्यूसडे तक रुकना चाहेंगे या ट्यूसडे के बाद भी आप लगभग 3 क्लास का वो कोटा होगा? तो एक हमारी शर्त है कि ट्यूसडे को रुक जाते हैं, दूसरी शर्त है कि फ्राइडे तक चले जाते हैं और समकालीन विश्व पर आ जाते हैं। तो अगर ट्यूसडे तक रुक जाते हैं तो मार्क 1, क्योंकि आप हमारा सिलेबस हो गया ट्यूसडे को, वो सिलेबस से बाहर की चीज है। और अगर हम फ्राइडे तक जाते हैं तो मार्क 2। अब आप लोग मार्क 1 और मार्क 2 टाइप करके हमको योजना बताइए, तो उसी के मुताबिक हम फॉलो करेंगे। अंकुर, पता कैसे करोगे? मैक्सिमम 2 1 भी है। आपके ही सहमति पर होगी। तो एक वाले जो होंगे वो ट्यूसडे को हमसे अलविदा कह देना, और जो 2 वाले होंगे वो फ्राइडे तक हमारे साथ चल देना, क्योंकि वह जो समकालीन विश्व पर आपको ला देंगे। और समकालीन विश्व पर आप आ गए तो आपके सारे जीएस के जो बाकी पार्ट है उससे लिंक बन जाए। क्या अंकुर, क्या है मैक्सिमम? 2। ओके माय स्टूडेंट्स, अब मिल गई आपकी सहमति, तो अगले वीक आप फिर इंगेज रहेंगे। अब चलिए, अब हम आपको आगे ले चलते हैं। मतलब
हमने क्वेश्चन एक दिया था शायद, लेकिन वो क्वेश्चन अब याद नहीं है। एक क्वेश्चन हमने दिया था, एक क्वेश्चन मिस हो गया। अब क्या क्वेश्चन था, आप में से कोई बता सकते हैं? नहीं तो आप लोगों ने उत्तर लिख दिया होगा तो इस क्वेश्चन को मैं अनआंसर्ड छोड़ दूं, क्योंकि वो क्वेश्चन माय स्टूडेंट्स कहीं मिस हो गया जो मैंने आप लोगों को परसों दिया था। या क्वेश्चन दिया था या नहीं दिया था? PDF में ही तो क्वेश्चन। पीडीएफ में मतलब? ओ अच्छा, हाँ ओके, वही लिख रहे हैं क्या? ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, राइट 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 राइट। पीडीएफ में क्वेश्चन था, सही याद दिलाया इन्होंने, ये था क्वेश्चन। हाँ, कहा जाता है कि विश्व युद्ध में मिलकर लड़ने वाले मित्र राष्ट्र युद्ध के पश्चात मित्र नहीं रह गए। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में शीत युद्ध को प्रेरित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए। मतलब कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मिलकर लड़ने वाले मित्र राष्ट्र युद्ध के पश्चात मित्र नहीं रह गए। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में शीत युद्ध को प्रेरित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए। अब मैं स्टूडेंट्स एक चीज बताइए, आप ये जो टर्म है, ये जो इस पर हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट तो पीछे जो मैंने आपको टॉपिक करा है उसमें तो ऑलरेडी इस लाइन पर है। तो क्या आप इस क्वेश्चन का उत्तर कर पाए या मेरे हेल्प की आवश्यकता है? क्या है, आप जल्दी हमें बोलिए। आपके निर्देश के अनुसार ही मैं काम करूंगा। अगर आपने इसको कवर कर लिया, मैं सीधा आगे बढ़ जाता हूं। हेल्प चाहिए मतलब, अब एक बात बताओ, अब राइटिंग में थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया। देखो, राइटिंग तो अपनी भाषा में लिखोगे, अपने ढंग से। अब जैसे कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मिलकर लड़ने वाले मित्र राष्ट्र युद्ध के पश्चात मित्र नहीं रह गए, तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि पश्चिम के पूंजीवादी देश, पूंजीवादी राष्ट्र एवं सोवियत रूस दोनों वैचारिक आधार पर विभाजित थे। पश्चिम के पूंजीवादी राष्ट्र एवं सोवियत रूस दोनों वैचारिक आधार पर विभाजित थे, वैचारिक आधार पर विभाजित थे, परंतु फिर भी दोनों ने मिलकर फासीवादी शक्ति के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाया था। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य फिर दोनों ने मिलकर फासीवादी शक्ति के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त मोर्चा बनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त मोर्चा बनाया था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य कुछ ऐसे मुद्दे उभर कर आए जिनके कारण दोनों
दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हुए तथा एक नए प्रकार का संघर्ष आरंभ हो गया। एक नए प्रकार का संघर्ष आरंभ हो गया। मतभेद हो गए और एक नए प्रकार का संघर्ष आरंभ हो गया। अब देखो माय स्टूडेंट्स, अब आपको यहां से पैराग्राफ चेंज करके मतभेद के बिंदु लिखकर डैश दे दीजिए और वही 5 या 4 बिंदु मैंने दिए हैं। इटली के समर्पण का मुद्दा एक पंक्ति में, एक दो पंक्ति में। द्वितीय मोर्चा खोलने का मुद्दा एक दो पंक्ति में। फिर तीसरा है पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों में समाजवादी सरकारों का गठन, तीसरे। चौथा जापान पर परमाणु हमला, चौथा। तो इस तरह से 4 बिंदु आप दे दीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बस देखो, तुम लोग लिख सकते हो, केवल अब तुम्हें सोचना होगा कि तुम सोचने वाले प्राणी हो और तुम कर सकते हो। एकदम चिंता मत करिए। आप कभी बिल्कुल अगर ऐसा सोचेंगे कि हम नहीं कर सकते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। आप अपनी भाषा में लिखिए, आप लिखिए तो सही। अब एक बात बताइए, पहले एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जब आप इंटीग्रेट करना सीखेंगे तो ये हो जाएगा। हम ये जब शुरू किए थे, पहले हमने एक डायग्राम बनाया। ये डायग्राम इतना बड़ा डायग्राम है कि द्वितीय विद्युत के बाद जितना आपका सिलेबस है, पूरे सिलेबस को ये कवर करता है ये डायग्राम। उसके बाद ये छोटा सा है जो केवल सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इस टॉपिक को कवर करता है। अब इसमें पृष्ठभूमि हमने दिया कि दोनों के बीच मतभेद क्यों हुआ, और पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए हमने ये 4 मुद्दे को दिया कि भाई कौन से मुद्दे थे कि इनके कारण मतभेद हुए। उसके बाद मैंने कल आपको ये प्रश्न तो खैर करवाया, और उसके बाद समाजवादी मॉडल चुन संयुक्त अमेरिका ने पूंजीवाद के प्रोत्साहन के लिए कौन सी रणनीति अपनाई। तो इसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, गैट, जैसे ये दूसरा वाला मुद्दा है। वो मुद्दा है तो कि मतभेद क्यों हुआ, और दूसरा वाला मुद्दा है कि कैसी। अब जैसे हमारा पूरा टॉपिक हो जाएगा तो एक बार ये डायग्राम फिर आपको दिखा दूंगा। तो उसके बाद हमने आपको बताया कि भाई किस तरह से अपनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, विश्व व्यवस्था के संचालन के लिए संयुक्त अमेरिका के नेतृत्व में कुछ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निगमों का और संगठनों और निगमों का गठन हुआ। कुछ अंतर्राष्ट्रीय निगमों का गठन हुआ, IMF, वर्ल्ड बैंक, गैट, ये सभी। और कैसी जॉन मेनार्ड केन्स और हैरी डेक्स्टर व्हाइट ने एक नए प्रकार की विश्व आर्थिक व्यवस्था को लागू किया, मतलब इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस को लागू किया। सकारात्मक योगदान इसका क्या हुआ, में ये हम कल कर चुके हैं। आपको सीमाएं क्या थी ये भी कर चुके हैं। अब यूरोप में शीत युद्ध का विस्तार, इसमें ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा मैंने कवर किया। फिर जून 1947 में यूरोप के लिए मार्शल योजना लाई गई और वैचारिक आधार पर यूरोप बढ़ गया। अब 2-3 मुद्दे हैं जिसको देखने हैं, जैसे ये ब्रुसेल्स संगठन है। देखो, अब ये पूर्वी यूरोप का समाजवादी देश है जिस पर ये कब्जा कर चुका है। अब सोवियत रूस पर बार बार दबाव डाल रहा था, विशेषकर ब्रिटेन, क्योंकि उस समय तक संयुक्त अमेरिका उतना एग्रेसिव नहीं हुआ था। विशेषकर ब्रिटेन तो बार बार दबाव डाल रहा था कि ऐसा है कि आप चुनाव करवाइए। जैसे मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो चर्चिल है, उसने तो स्टालिन के साथ एक परसेंटेज समझौता भी कर लिया था। परसेंटेज समझौता का मतलब है कि देखो, ये तो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कह सकता था, इस तरह का गंदा प्रपोजल नहीं दे सकता था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उस स्टालिन के साथ उसने समझौता ये करना चाहा। उसको परसेंटेज या उसको प्रतिशत समझौता कहते हैं। कहा कि देखो, अकेले तो मैं इतना बड़ा क्षेत्र आपको नहीं दबाने दूंगा, मतलब अकेला नहीं खाने दूंगा। ऐसा करते हैं कि हम लोग बांट लेते हैं। अब कैसे डिवाइड करते हैं, तो कहा कुछ क्षेत्र में आप 25%, हम 75%, और कुछ क्षेत्र में हम 75%, आप 25%, और शेष में 50-50।
तो उस समय परसेंटेज एग्रीमेंट स्टालिन भी तो बहुत मजा हुआ खिलाड़ी था और बहुत अपॉर्चुनिस्ट था। उसने चर्चिल को आश्वासन भी दे दिया, उसके साथ परसेंटेज समझौता भी कर दिया, लेकिन बाद में मुकर गया। और ब्रिटेन बार बार दबाव डाला था, चुनाव करवाइए, लेकिन जब चेकोस्लोवाकिया में फरवरी 1948 में जब चेकोस्लोवाकिया ये है, इसमें ऊपर से जब एक साम्यवादी सरकार, क्योंकि सोवियत रूस का करना क्या था, चुनाव तो करवाता नहीं था, ऊपर से एक साम्यवादी सरकार स्थापित कर देता था, तभी तो यूरोप का विभाजन हुआ। ये पूर्वी यूरोप समाजवादी और पश्चिमी यूरोप पूंजीवादी। तो जब चेकोस्लोवाकिया में ऊपर से एक सरकार को स्थापित कर दिया, साम्यवादी सरकार को, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, तब ब्रिटेन का पेशेंस जवाब दे गया। संयुक्त राज्य अमेरिका उस समय तक नहीं आया था और ब्रिटेन कहता था आइए यूरोप में आप सक्रिय होइए और साम्यवाद को रोकने में हमारा साथ दीजिए, साम्यवाद के विस्तार को रोकने में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका भले ही अपने महाद्वीप से कभी मार्शल योजना भेज देता था, कभी मोरल सपोर्ट कर देता था, लेकिन स्वयं नहीं आता था। क्यों? मुंडो सिद्धांत, क्योंकि अमेरिकी सीनेट हमें अनुमति देगा नहीं देगा वो लगता था। तो हालांकि अमेरिकन सीनेट ने उसको अनुमति दे दी थी और मार्च 1947 में आपको याद है कि ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा हुई थी, जिसमें कहा था कि दुनिया में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले, दुनिया में जितने भी स्वतंत्रता प्रेमी हैं, उनके पक्ष में हम शीत युद्ध की घोषणा करते हैं, आपको याद होगा। और फिर ट्रूमैन ने ही अपनी पहली नौसैनिक बेरफ सीनेट की अनुमति से बनाई, उसको भूमध्य सागर में दे दिया ताकि तुर्की को और यूनान में रूस का प्रसार ना हो। तो अमेरिका तो आ चुका था, लेकिन अमेरिका अभी कोई सैनिक संगठन यूरोप में बनाने से कतरा रहा था। तो इसीलिए ब्रिटेन ने क्या किया, जब चेकोस्लोवाकिया पर फरवरी 1948 में जब चेकोस्लोवाकिया में ऊपर से साम्यवादी सरकार थोप दी सोवियत रूस ने, तो मार्च 1948 में ब्रिटेन ने 6 देशों के साथ मिलकर ब्रुसेल्स संगठन बनाया। आज मैंने मैप भेजा है, कहां है? ब्रिटेन ने 6 देशों के साथ मिलकर, यही है ना, ब्रिटेन ने 6 देशों के साथ मिलकर ब्रुसेल्स संगठन बनाया और इसको हम ब्रुसेल्स संगठन कहते हैं। ब्रुसेल्स कहां है आप जानते ही होंगे, बेल्जियम में है। तो वो 6 देशों के साथ, ये नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, ये सब मिलकर उसने ब्रुसेल्स संगठन बनाया। देखो जर्मनी बढ़ चुका है, पूर्वी जर्मनी समाजवादी और पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी। तो इस तरह से आप देखते हो कि ये संगठन बना। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यही ब्रुसेल्स संगठन है। ब्रुसेल्स संगठन ने, ये पहला यूरोपीय संगठन था, इसने आगे नाटो के आधार का रास्ता तैयार किया। नाटो आगे बना है, पहले ब्रुसेल्स संगठन मार्च 1948 में बना। अब इसके बाद आगे की घटना है, ये देखिए। आगे फिर आता है बर्लिन की घेरेबंदी। बर्लिन की घेरेबंदी क्या है कि नाकेबंदी, इसको देखो, ब्रुसेल्स संगठन। अब बर्लिन की घेराबंदी और नाटो, देखिए इसमें मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। जैसे आप अगर, ये बर्लिन है, देखिए, तो जर्मनी डिवाइड था, ईस्ट और वेस्ट, ओके। तो एक्चुअली इधर से मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की सेना घुसी थी पश्चिमी भाग से, आधा इधर, तब तक उधर सोवियत रशिया पूर्वी भाग से घुस गया और उस क्षेत्र को बांट लिया था एक तरह से। उस समय बार बार संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस अपील कर रहे थे सोवियत रूस को कि ऐसा है कि दोनों को हम लोग संयुक्त कर देते हैं, जर्मनी को, चुनाव करवा देते हैं। लेकिन सोवियत रूस का तो यही इरादा था स्टालिन का कि बंदूक के नोक पर जितने भूभाग पर हम कब्जा कर सकें और वहां पर हम समाजवादी सरकार स्थापित कर सके तो वो बेहतर है। तो उसने वहां पर समाजवादी सरकार पूर्वी जर्मनी में स्थापित कर दी। पश्चिमी जर्मनी में इन्होंने क्या किया, क्योंकि पश्चिमी जर्मनी को तो 3 देशों ने ऑक्युपाई किया था, आप देखिएगा, मैंने ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। तो रशिया तो देखो पूर्वी जर्मनी में समाजवादी देश स्थापित किया, ये ब्रिटेन ने इसको ऑक्युपाई किया हुआ है। और अमेरिका ने ये पिंक वाले को ऑक्युपाई किया हुआ, अमेरिकन सैनिक, और फ्रांस ने ये वाले को ऑक्युपाई किया हुआ। फिर तीनों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपना अपना तीनों क्षेत्र मिला लेते हैं, भले वो नहीं मिला है, हम अपना तीनों क्षेत्र मिला लेते हैं। तो ये तीनों क्षेत्रों को मिलाकर
इन्होंने तीनों क्षेत्रों को आपस में मिला लिया और मिलाकर ये बन गया पश्चिमी जर्मनी। वो पूर्वी जर्मनी, ये पश्चिमी जर्मनी। उसके बाद अब दोनों बट गया। तो अब ये मित्र राष्ट्रों ने, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने एक योजना बनाई कि हम लोग पश्चिमी जर्मनी का इतना विकास करते हैं कि पूर्वी जर्मनी के लोग खुद ललचाने लगे और पश्चिम से वो मिलने की कोशिश करें, माने लोगों में ही हमको प्रभावित कर लेंगे। तो इसने एक डी मार्क, माने एक नया प्रकार का सिक्का चलाया। जर्मन सिक्के का मार्क नाम था, इसका नाम था डी मार्क। तो इसने डी मार्क नामक सिक्का चलाया और डी मार्क नामक सिक्का चलाया और फिर इस सिक्का को चलाने के बाद और तब इसने, माने ये करेंसी या क्वाइंस इसने चलाए और इस करेंसी को चलाने के बाद फिर इसने योजना बनाई कि ठीक है, हम पश्चिमी जर्मनी का विकास करते हैं। जब पश्चिमी जर्मनी का विकास करना शुरू किया तो सोवियत रूस डर गया। सोवियत रूस को लगा कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिमी जर्मनी का इतना विकास कर दे कि बाकी भी जो देश है वो, मतलब वो पूर्वी जर्मनी के लोग भी ललचा कर पश्चिम जर्मनी की तरफ आ जाएं और हमारा पूरा पश्चिम का विभाजन ही समाप्त हो जाए। तो एक कहावत है, बिल्ली नहीं खाएगी तो गिरा भी देगी। अब देखो ये है बर्लिन। तो बर्लिन जो है वह सोवियत रूस के एरिया से आके और तब आप पश्चिमी जर्मनी के एरिया में आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जर्मनी विभाजित था उसी प्रकार से बर्लिन भी विभाजित था। उसमें सोवियत रशियन पार्ट था, इधर पश्चिमी पार्ट था। तो सोवियत रशियन पार्ट क्रॉस करने के बाद ही आप बर्लिन में आ सकते थे। तो जब इन्होंने विकास शुरू किया तो सोवियत रशिया ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी कि इधर हम नहीं आने देंगे, रास्ता बंद कर दिया। अब मित्र राष्ट्रों के साथ समस्या हुई, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ, कि हम चूंकि अब रास्ता बंद कर दिया तो बिना ये, देखो अब अमेरिका भी आता बर्लिन में तो सोवियत क्षेत्र से होकर आता, फ्रांस भी आता, ब्रिटेन भी आता। बर्लिन में आने के लिए तीनों को उस रास्ते से आना होता, तो उस रास्ता को ब्लॉक कर दिया। मतलब सोवियत रूस का मानना था कि हम ऐसा करते हैं कि हम बर्लिन को ब्लॉक कर देते हैं, आप विकास करोगे कैसे। उन्होंने बर्लिन को ब्लॉक कर दिया। तो अमेरिका ने कहा बर्लिन खोलो, तो सोवियत रूस ने मना कर दिया कि नहीं, हम नाकेबंदी करेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि ठीक है, तो हम हवाई क्षेत्र से, माने हवाई यात्रा के द्वारा, माने एरोप्लेन्स के थ्रू हम सहायता करेंगे, हम तुम्हारे भूभाग से ऊपर से गुजारेंगे हवाई जहाज को। तो सोवियत रूस ने कहा कि खबरदार, अगर आप हमारे भूभाग से एयरक्राफ्ट को निकालोगे तो हम नीचे से उसको शूट कर देंगे, मतलब कि आप हम मिसाइल से गिरा देंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना AN-30 जो उसका मालवाहक जहाज था उसके थ्रू वो सामग्री लगा पश्चिमी जर्मनी में गिराने। तो लेकिन सोवियत रूस ने हिम्मत नहीं की एयरक्राफ्ट गिराने की, क्योंकि अभी तक सोवियत रूस के पास परमाणु हथियार 1949 तक नहीं आया था। ये 48 की घटना है। ये जो बर्लिन की घेरेबंदी है वो मई जून 1948 की घटना है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एकदम हिम्मत की और सीधे उसके क्षेत्र से हवाई जहाज गुजारा, लेकिन सोवियत रूस ने उस प्लेन को गिराया नहीं। सोवियत रूस के पास परमाणु हथियार आएंगे नवंबर 1949। तो यह है बर्लिन की घेरेबंदी। तो इससे पहले ब्रिटेन बार बार संयुक्त राज्य अमेरिका को कन्विंस करने की कोशिश करता था कि सोवियत रूस का जो नजरिया है, सोवियत रूस का जो अप्रोच है वो आक्रामक है, इसलिए आइए हम लोग एक सैनिक गुट बनाते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इस बात से कन्विंस नहीं हो पा रहा, तो उसको लगता था कि यह बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है अपने हक में। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पांव पीछे देता था। लेकिन जब बर्लिन की नाकेबंदी सोवियत रूस ने की, तब संयुक्त राज्य अमेरिका इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि वास्तव में सोवियत रूस का जो अप्रोच है वो एग्रेसिव है। और तब उसने, सोवियत रूस का अप्रोच एग्रेसिव है, और तब उसने अप्रैल 1949 में नेटो का गठन किया। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। शुरू में इसके 12 मेंबर्स थे। इसमें कनाडा और अमेरिका दूसरे महाद्वीप से था, और फिर
ये 1949 में 12 मेंबर्स थे। 1952 में इसके मेंबर्स बढ़कर हो गए 1955 तक, हाँ इसके मेंबर्स बढ़कर हो गए 1952 में इसके मेंबर्स बढ़कर हो गए 15। अभी इसके कुल 30 मेंबर हैं। अब नहीं 30 मेंबर क्या, 2 तो और बढ़ेगा ना, 31 अब हो गया। एक तो तुमको जानते हो कि फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों बनना है, तो एक तो बन भी चुका है। तो इस तरह से नाटो के मेंबर्स हो गए। तो नाटो जब संस्था बनी तो उधर सोवियत रूस बेचैन हो गया कि भाई इसने तो एक सैनिक गुट बना लिया। अब क्या हुआ कि 1955 में संयुक्त अमेरिका ने पश्चिमी जर्मनी में परमाणु हथियार लगा दिए, और परमाणु हथियार का जो निशाना था वो सोवियत रूस की तरफ था। तब सोवियत रूस को लगा, क्योंकि सोवियत रूस को भी जैसे चीन को हमेशा जापान के आक्रमण का एहसास होता है, उसी तरह सोवियत रूस को तो जर्मनी के आक्रमण का दर्द वो भूला नहीं था। तो जिस समय उसने देखा कि पश्चिमी जर्मनी में परमाणु हथियार लगे, तब सोवियत रूस बेचैन हो गया। आ रहा हूं, क्या कोई दिक्कत? बच्चे कह रहे हैं कि पीडीएफ में 52 लिखा है। कोई अच्छा 1952, हाँ 1952 में नहीं, कौन 52 इन 1952। नहीं तो 1952 में ही मैंने कहा कि 3 और मेंबर्स जुड़े, लेकिन जो वार्सा पैक्ट जो बनेगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो तो 1955 होगा। वार्सा पैक्ट आपने 1955 पीडीएफ में देखा होगा, देखिए तो ये 1955 है। 1952 तो उसकी संख्या। अच्छा ओहो, एक मिस प्रिंटिंग हो गई, मैं स्टूडेंट्स करेक्शन करना होगा। उसे 1949 में आरंभ में 12 देशों के साथ मिलकर नाटो का गठन किया। 1952 में इसकी संख्या बढ़कर 15 हो गई, 15 कर दे। 1952 में 52 इसकी संख्या बढ़कर 52 हो गई। एक गलत आंकड़ा आ गया, प्लीज माय स्टूडेंट्स मेक ए करेक्शन, क्योंकि आज भी उसकी संख्या 31 है। 52 तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो हो ही नहीं सकती। उसी में तो तुमने देखा कि यूक्रेन पर हमला कर दिया सोवियत रूस ने नाटो के विस्तार के हिंडर से। तो खैर 1900 मैंने सोवियत रूस नहीं, रूसी गणतंत्र मैंने रूस ने वर्तमान में 1955 में पश्चिमी जर्मनी को परमाणु हथियारों से सुसज्जित किए जाने की प्रतिक्रिया में सोवियत रूस की पहल पर पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों ने मिलकर वार्सा पैक्ट का गठन कर लिया। क्योंकि पश्चिमी जर्मनी को जब परमाणु हथियार दे दिए तब सोवियत रूस डर गया, और उसने भी अपने पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों को मिलाकर, क्योंकि अब पूर्वी यूरोप में कौन कौन है देख लो। पूर्वी यूरोप में सोवियत रूस हुआ, समाजवादी देश में काउंट करो सोवियत रूस, उसके बाद पूर्वी जर्मनी ले लीजिए, तीसरा पोलैंड ले लीजिए, और चौथा हंगरी ले लीजिए। 4 हो गया। उसके बाद आप ले लीजिए चेकोस्लोवाकिया 5, यूगोस्लाविया 6, बुल्गारिया 7, रोमानिया 8। ओके, क्लियर हुआ? मैं आपको बता रहा हूं, सोवियत रूस 1, पूर्वी जर्मनी 2, पोलैंड 3, हंगरी 4, चेकोस्लोवाकिया 5, यूगोस्लाविया 6, बुल्गारिया 7, रोमानिया 8 और अल्बानिया 9। अल्बानिया 9, वही एक छूट रहा था। जितने वालिया और आनिया है सब उसमें शामिल हो गए। अच्छा, आपको अब याद होगा कि ये जो वालिया और आनिया कब बने थे? तो वालिया बने थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया ये बने थे। आपको याद होगा जब हैब्सबर्ग साम्राज्य बटा था। और जो आनिया बने थे बुल्गारिया, अल्बानिया, रोमानिया। तो ये सब जो बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया ये सब निकला है, ये सब किस साम्राज्य से निकला है? जरा एक बार टाइप करिए तो अंकुर बताएंगे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि जो बुल्गारिया है, ताकि मैं देखूं कि इतिहास से आप जुड़ पा रहे हैं। जैसे बुल्गारिया है, अल्बानिया है, हाँ बुल्गारिया है, अल्बानिया है, रोमानिया है, यूनान है, ये सब किस देश से निकला था? किस साम्राज्य से निकला था? ऑटोमन से। याद है? अरे
अब आप लोग बहुत समझदार हो गए। अब आप लोगों को कोई डिफीट नहीं कर सकता। बस केवल आप लिखना सीख लो, फिर आप लोगों को कोई डिफीट नहीं कर सकता। ये तो मेरा विश्वास है। बल्कि हिस्ट्री में कर रहा हूं, कोई भी सोशल साइंस में, क्योंकि अब आपका दिमाग खुल चुका है। अब जो भी विषय पढ़ोगे तेजी से प्रगति होगी आपकी। बस मैं यही चाहता था कि एक बार आपका दिमाग खुल जाए। अब आपका दिमाग खुल गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अटलांटिक चार्टर आप लोगों को समझाता हूं। इसमें मैटर में तो आप लोग पढ़ा ही होगा और अच्छे ढंग से। अब मैं आपको कहानी के तौर पर ही समझाता हूं, आपको याद हो जाएगा। देखिए, ये अटलांटिक चार्टर का क्या है। देखो, तुम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 2-3 चीज जाना है। वेस्टफेलिया की संधि याद रखना है, मुनरो सिद्धांत याद रखना है, अटलांटिक चार्टर याद रखना है, म्यूनिक की संधि याद रखना है। ये सब भूलना नहीं है। जरा आप मुझे थोड़ा सुराग दे देते कि क्या आपको वेस्टफेलिया की संधि याद है, यस और नो। अगर याद है तो आप जरा ईस्वी टाइप करके बताओ तो, या ईस्वी में कहीं हो सकता है तुम चूक जाओ। वेस्टफेलिया की संधि में आप इतना बता दो कि वेस्टफेलिया की संधि किस लिए जाना जाता है, अगर आपको याद है। माने वेस्टफेलिया की संधि अगर याद होगा तो। शक्ति संतुलन, वेरी गुड, बिल्कुल याद है तुम लोगों को। और तुम लोग अब बस हर दिन अब 20 मिनट 25 मिनट सोचने पर दो और लिंक करो। तो चलिए अब अटलांटिक चार्टर ले चलते हैं, भूलना नहीं है। मैं आगे फिर पूछूंगा लास्ट क्लास में। एक्चुअली हुआ ऐसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन बार बार संयुक्त अमेरिका को कह रहा था आप आ जाइए वॉर में, आप आ जाइए। यूएसए नहीं आना चाहता था। प्रेसिडेंट की तो दिली इच्छा थी, रूजवेल्ट की दिली इच्छा थी कि मैं आ जाऊं, लेकिन उसको कांग्रेस अनुमति नहीं दे रहा था। तो एक बात बताओ, एक सीक्रेट बात बताता हूं। जापान जो इन्वेड किया अमेरिका पर, इसकी सूचना ब्रिटेन को भी थी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस को भी सूचना थी और अमेरिकन इंटेलिजेंस को भी थी। और जानते हो, दोनों ने रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जापान हमला करे और उसी बहाने सीनेट नहीं रोक पाएगा प्रेसिडेंट को, और तब रूजवेल्ट इस युद्ध में कूद पड़े और वही रूजवेल्ट कूद गया था। लेकिन उससे पहले सीनेट की भी अनुमति नहीं थी और अमेरिकन कांग्रेस की अनुमति नहीं थी, जो अमेरिकन पार्लियामेंट थी। और बार बार चर्चिल उसको रिक्वेस्ट कर रहा था। तो अंत में वो अगस्त में, जैसे वॉर में तो आया है अमेरिका दिसंबर में, लेकिन अगस्त में ही अटलांटिक महासागर के एक जहाज पर चर्चिल को बुलाया। 1648 हाँ, 1648 बिल्कुल सही बता रहे हो। वेस्टफेलिया की संधि में आपको बिल्कुल याद है 1648। मैं स्टूडेंट्स, अब हम मेंटली फ्री हो गए कि आप लोग वास्तव में धीरे धीरे सोचने वाला प्राणी बन चुके हो। और बहुत अच्छी, हम देखो, हम सिर्फ इस बात से खुश नहीं है कि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री सीख लिया। हम इस बात से खुश हैं कि आपको सारे सोशल साइंस का दरवाजा अब खुल जाएगा एंड यू विल बी अ डिफरेंट मैन। मैं इस बात से खुश हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसी इंपल्स और उत्साह को बनाए रखिए, जिस इंपल्स और उत्साह के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। और वही इंपल्स और उत्साह आपको एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करवा देगा। तो मैं आपको बता रहा था कि अब हुआ ऐसा कि जब अटलांटिक महासागर में बुलाया इसको, चर्चिल को, और चर्चिल को कहा कि एक प्रपत्र पर हस्ताक्षर करिए। एक मसविदा बनाया था। मसविदा में यह था कि दुनिया में, माने मसविदा में यह था कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा। आत्मनिर्णय का मतलब कि पृथक राष्ट्र बनाने का, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का अधिकार दिया जाएगा।
तो इसका मतलब है कि आपने उपनिवेशवाद का कब्र खोद दिया, क्योंकि उपनिवेश में तो लोग गुलाम होते हैं और अटलांटिक चार्टर आजादी का पत्र था, उपनिवेश मुक्ति का दस्तावेज था। अब चर्चिल तो सिग्नेचर नहीं करता, चर्चिल सिग्नेचर नहीं करता, लेकिन उसको मजबूरी थी कि मरता क्या नहीं करता। उसको लगा कि जब तक इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे यूएसए युद्ध में नहीं आएगा, हम जर्मनी को हरा नहीं पाए। तो चर्चिल ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया और हस्ताक्षर करने के बाद में पलट गया। उसने क्या कहा पता है? कहा कि देखिए वो तो हमारे उपनिवेश के बारे में नहीं थी, वो तो जर्मनी के उपनिवेश के बारे में थी। तो खैर, अब इसका है कि यह विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम से इस रूप में अलग था कि विल्सन के जो 14 सूत्री कार्यक्रम है वह केवल यूरोपीय लोगों के आत्मनिर्णय का अधिकार देने की बात कर रहा था, लेकिन इसने पूरे विश्व के लोगों को आत्मनिर्णय को देने के अधिकार की बात की। केवल यूरोप के संदर्भ में विल्सन के 14 सूत्री ने केवल यूरोप के संदर्भ में बात की, इसने संपूर्ण विश्व के संदर्भ में बात की। नंबर 1। नंबर 2, अटलांटिक चार्टर में एक प्रावधान यह था कि सभी राष्ट्रों को बाजार और कच्चे माल तक पहुंच दी जाएगी, क्योंकि यह कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध इसलिए हो गया था क्योंकि सारे राष्ट्रों को कच्चे माल और बाजार तक पहुंच नहीं थी। अगर सारे राष्ट्रों को बाजार और कच्चे माल तक पहुंच होती तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और टकराहट आपस में नहीं होती। और तीसरा, इसने यह भी प्रावधान था अटलांटिक चार्टर में कि विश्व में अस्थायी शांति बनाए रखने के लिए हम एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाएंगे, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना है माय स्टूडेंट्स, वो अटलांटिक चार्टर के संविदा के आधार पर बना है। तो 3 प्रावधान याद हो गया। एक, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार। दूसरा, कच्चे माल और बाजार तक सभी की पहुंच। और तीसरा, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन। अब देखिए, इसका थोड़ा मूल्यांकन करते हैं, वास्तविकता क्या थी। तो वास्तविकता यह थी कि अमेरिका तो वैसे भी बगुला भगत है, आप जानते हो, बहुत हिपोक्रेट है। वो जब कोई नया सिद्धांत देता है तो उसमें कोई उसका बड़ा स्वार्थ होता है। तो यूएसए जब अटलांटिक चार्टर दे रहा था तो उसका स्वार्थ यह था कि उसको डर किससे था पता है? जो ब्रिटिश ने जो अपने उपनिवेशों पर प्रभाव बनाए रखने के लिए जो साम्राज्यवादी वरीयता वो ले आया था, जिसको कहते हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, मतलब उसको मैंने बाजार, उसका कहना यह था कि जब ये बाजार को खोलेंगे तभी तो हम बाजार को पकड़ेंगे, और उपनिवेश मुक्ति होगी तभी तो संयुक्त राज्य अमेरिका को बाजार मिलेगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो उपनिवेश मुक्ति पर बल दे रहा है, उसका एक छिपा हुआ उद्देश्य है अपने बाजार का विस्तार करना। और दूसरा देखोगे कि अटलांटिक चार्टर की वास्तविकता बड़ी अजीब है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने अटलांटिक चार्टर दिया तो अपने आप को दुनिया को स्वतंत्रता का संरक्षक बताया, उपनिवेश का हमदर्द बताया कि भाई हम उपनिवेश को मुक्त कराने के लिए कवर कर रहे हैं। लेकिन आगे चलकर देखोगे शीत युद्ध आरंभ हो गया और तृतीय विश्व के देशों में शीत युद्ध का प्रसार हो गया। अब शीत युद्ध में अमेरिका यूएसए का कैरेक्टर ही बदल गया। अब क्या हुआ कि शीत युद्ध के मध्य वह उन देशों की स्वतंत्रता को समर्थन करता, शीत युद्ध के मध्य वह उन देशों की स्वतंत्रता का समर्थन करता जहां पर कोई पूंजीवादी पार्टी स्वतंत्र, जैसे अब भारत को समर्थन किया, क्योंकि भारत में कांग्रेस थी, वह बुर्जुआ की पार्टी थी, समझ रहे हो, उदारवादी प्रजातांत्रिक पार्टी थी। जैसे इंडोनेशिया को समर्थन किया, जैसे फिलीपींस को समर्थन किया, क्योंकि हर जगह पर उदारवादी प्रजातांत्रिक पार्टी थी। लेकिन जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में आगे बढ़ती, उसको दबाने, उसकी स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश करता। तो इसलिए किसी आलोचक ने वास्तव में सही कहा है कि शीत युद्ध ने अटलांटिक चार्टर के एजेंडे को प्रदूषित कर दिया, क्योंकि जब शीत युद्ध चला तो संयुक्त राज्य अमेरिका अपने अटलांटिक चार्टर के आदर्श से हट गया। तो ये इसकी सीमाएं, आपको दोनों सीमाएं नजर आएगी।
अब यहाँ पर ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन करके दिया, ये पढ़ना तुम लोगों का काम है, तुम लोग इतने समझदार हो कि पढ़ चुके होगे। इसमें मेरा रोल क्या है, तो मैंने इसमें बेसिक देखो, प्रश्न विश्लेषण नहीं करना है आपको, आपको सीधा उत्तर लिखना होता है। प्रश्न विश्लेषण मैंने अपनी सुविधा, आपकी सुविधा के लिए दिया है। अब डर है कहीं आप लोग किसी क्वेश्चन में प्रश्न विश्लेषण करना मत शुरू कर देना, वो गलत हो जाएगा। आपको उत्तर लिखना है, प्रश्न विश्लेषण केवल मैंने अपनी सुविधा के लिए दिया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो। और अब हम यूरोप के एकीकरण की बात करते हैं। देखिए, आज जो तुम यूरोपीय यूनियन देख रहे हो, हम आपको यूरोपीय यूनियन के पूर्वज से मुलाकात करवाते हैं कि यूरोपीय यूनियन के पूर्वज कौन थे। तो पहले मैं बताऊं कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ सफल हुआ था, पहले तो आपने देखा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ को यूरोपीय बुद्धिजीवियों ने काफी मजाक उड़ाया था, कहा था कि अरे मैरिज तो हुआ नहीं, लिविंग इन रिलेशनशिप चल रहा है। लेकिन जब आगे चलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ सफल रहा तो यूरोप में भी धीरे धीरे बेचैनी होने लगी कि हम भी एक संघ बनाते, यूरोपीय देशों का मिलाकर आपस में संघ बनाते। लेकिन वो योजना सफल नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि उस समय 19वीं सेंचुरी में यूरोप में राष्ट्रवाद ऐसा प्रचंड आया कि जहां राष्ट्रवाद की शक्ति मजबूत हो वहां तो एक अखिल यूरोपीय संघ बन ही नहीं सकता था। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय फिर एक बार यूरोप के एकीकरण की दिशा में यूरोपीय बुद्धिजीवी सोचने लगे। और सबसे बढ़कर है कि यह पहल केवल नेताओं की तरफ से नहीं हुआ, कॉमन पीपल की तरफ से भी हुआ। और कॉमन पीपल की तरफ से ही यूरोपियन फेडरल मूवमेंट शुरू हो गया कि भाई यूरोपीय में एक फेडरेशन होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अब यूरोप के नेताओं को भी और यूरोप के बुद्धिजीवियों को इस बात का एहसास था कि यूरोप में प्रत्येक पीढ़ी को एक भयानक और विनाशक युद्ध का सामना करना पड़ता है। इस भयानक युद्ध से यूरोप तभी मुक्त हो सकता है जब वो आपस में संगठन बना ले और आपस में एकीकरण करे, यानी संघ जैसी कोई संगठन बनाए। अब कौन कौन से कारक थे जो उसको प्रेरित कर रहे हैं? एक तो था कि यूरोपीय नेताओं और बुद्धिजीवियों का मानना था कि अगर यूरोप में से आप युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं तो आप यूरोप के एकीकरण की दिशा में प्रयास करिए। दूसरा था कि फ्रांस को इस बात का एहसास था, क्योंकि फ्रांस दो बार जर्मनी के हाथों बुरी तरह पिट चुका था, उसको लगा कि हम पीटते रहेंगे, तो अगर एक यूरोपीय संघ बन जाएगा तो जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता सदा के लिए हट जाएगी। अब मान लीजिए अभी आप देखते हो साफ्टा, जैसे सार्क देखते हो ना, सार्क, तो सार्क का ही मार्केट साफ्टा का कॉन्सेप्ट है। दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह की, वो ज्यादा सफल है और सार्क एक विफल ऑर्गेनाइजेशन होकर रह गया। क्यों? तो भारत पाकिस्तान राइवलरी, भारत और पाकिस्तान के बीच जो प्रतिद्वंद्विता है। अब मान लीजिए कि अगर सार्क एक मजबूत संगठन बनता और साफ्टा जैसा एक कॉमन मार्केट बनता तो भारत और पाकिस्तान के बीच भी शत्रुता कम हो सकती थी। यहां तो उल्टी बात है, वो शत्रुता के कारण ही नहीं बन पाई। लेकिन फ्रांस ने सोचा कि देखो यूरोप में अगर हम एक तरह से इस तरह की संघीय व्यवस्था बना देते हैं तो जर्मनी और फ्रांस के बीच की जो करवाहट है दूर हो जाएगी। अब दूसरी बात है कि फ्रांस, जैसे देखो अब ब्रिटेन को तो अमेरिका से बहुत लगाव था, लेकिन फ्रांस को संयुक्त अमेरिका से कोई लगाव नहीं था। तो फ्रांस यह सोच रहा था कि अगर हम इस तरह का कोई यूरोपीय संघ बना सके तो दोनों महाशक्तियों को हम यूरोप से बाहर रखेंगे, क्योंकि उसको लग चुका था कि देखो अब तो यूरोप के दिन लद चुके। 5 शताब्दी तक यूरोप ने दुनिया में रूल किया, परंतु अब तो यूरोप का डिक्लाइन हो गया और अब 2 अन्य महाशक्तियां आ गई, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। अब ये दोनों उल्टा यूरोप पर अपने दादागिरी स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। तो इसका ये मानना था कि अगर हम इस तरह का कोई यूरोपीय संघ बना लेते हैं तो ये संघ बनने की स्थिति में क्या होगा कि अब हमारा, उनका ये मानना था कि इससे एक
नेचुरल इसका फायदा मिलेगा कि दोनों महाशक्तियां यूरोप से बाहर रहेंगी और यूरोप में घुसने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। तो इसीलिए इसका मानना था। और एक फैक्टर यह है कि जर्मनी भी सोच रहा था कि इस प्रकार का एक संघ बनने देते हैं, क्योंकि उसको जर्मनी को एक दूसरे तरह का दर्द था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत समय तक जर्मनी को एक तरह से यूरोपीय देशों ने बाइकआउट कर रखा था, बहिष्कार कर रखा था, और जर्मनी आउटकास्ट की तरह बहुत समय तक रहा था। तो उसको लगा कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी हम आउटकास्ट की तरह रह जाएंगे। तो अगर ऐसा हो जाए और एक यूरोपीय संघ बन जाए तो हम अधिक समय तक आउटकास्ट नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी हमें स्वीकृति मिल जाएगी। तो यह भी एहसास था। अब जब एकीकरण होने वाला था तो मुद्दा यह था कि एकीकरण का मॉडल कैसा हो। एक मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह विभिन्न राष्ट्रों का संगठित संघ हो, या संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह विभिन्न राष्ट्रों का ढीला ढाला संघ हो। अब संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह संघ बनना तो बड़ी मुश्किल है। अगर वैसा संघ बनता तो यूरोपीय संकट क्यों होता, मैं आगे बताऊंगा आपको। क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि हाँ हम आपको आगे ले चलें, तो आगे, और आप लोग आज मुझे कॉन्फिडेंस भी आया, जो आपसे क्वेश्चन पूछा वेस्टफेलिया की संधि भी हमें बता दिया आपने ऑटोमन साम्राज्य से निकलती हुई इन राष्ट्रों के बारे में बता दिया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया। बस मेरा एक रामबाण एक याद रखना कि थोड़ा सा इंटीग्रेट करके पढ़ना। अगर वो पढ़ोगे तो फिर काम लायक, मैं नहीं कहूंगा भूलोगे नहीं, हम क्या नहीं भूलते हैं जरूर, लेकिन इतना याद रहता है कि कोई पेन पेपर लेके बैठा दे तो किसी मुद्दे पर लिख सकते हैं और बहुत बढ़िया लिख सकते हैं। तो जब तुम्हारी समझदारी हो जाएगी तो हम कभी यूपीएससी में हम इस बात को जानते हैं कि ना तो प्रीलिम्स तुम फेल करोगे, ना मेंस फेल करोगे, और खास स्तर नॉलेज का आ गया तो मेरी कोशिश यही है कि आपका नॉलेज का एक खास स्तर आ जाए। अगर वो स्तर आ जाएगा तो आप चाहे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो या मेंस का एग्जामिनेशन हो, कभी फेल नहीं कर पाओगे। तो अब दो मॉडल थे। तो अंत में संयुक्त राज्य संघ का मॉडल तो बहुत मुश्किल था। हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका का संगठित मॉडल तो मुश्किल था। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढीला ढाला संघ की तरह तय हुआ अंत में कि ढीला ढाला ही बने। चलिए, अब 1957 में सारे देश तो नहीं, चूंकि 6 देश इकट्ठे हुए, और 6 देश जो एकत्रित हुए उसको मानचित्र पर भी मैंने आपको दिखा दिया है। वो 6 देश हैं, जैसे देखो, हॉलैंड एक ही जगह, फ्रांस, लग्जेमबर्ग, बेल्जियम और हॉलैंड, इसको नीदरलैंड का, तो 4 तो सीधे तुम्हारा हो गया। ये पश्चिमी जर्मनी और इटली, ये 6 आपको काउंटिंग से ही, मैप से ही हो जाएगा। बल्कि तुम मैप भी कलम से भी बना सकते हो। जैसे देखो, फ्रांस ले लो, एक ही, फ्रांस से ऊपर लक्स यहाँ जो लिखा हुआ है वो लग्जेमबर्ग है, उसके ऊपर जाओगे तो बेल्जियम है, और उसके ऊपर जाओगे तो नीदरलैंड है। तो 4 तो हो ही गया, और पश्चिमी जर्मनी 5 हो गया, और इटली 6 हो गया। तो 6 देशों ने, तो 6 देश ने आपस में मिलकर एक समझौता किया। उस समझौता का नाम था रोम की संधि 1957 में। और रोम की संधि के आधार पर वो 6 देशों ने अपना आर्थिक एकीकरण करने का प्रयास किया, एकीकरण किया। उससे पहले 1951 में यही 6 देश एक और संगठन बना चुके थे, उसको कहते हैं यूरोपियन कोल एंड स्टील कमीशन, माने यूरोपीय कोयला और इस्पात आयोग। और अब बना लिया इन्होंने 1957 में रोम की संधि की, और उसी आधार पर बना लिया 1958 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC, इन्होंने संगठन बनाया। और इसमें 6 देश शामिल हुए, जिनका नाम मैंने आपको लिया है। अब इनके कई अंग बनाए गए। जैसे एक अंग था यूरोपीय संसद, मतलब ये 6 देशों के जो मेंबर्स थे वो सब आपस में मिलकर एक यूरोपीय पार्लियामेंट बनाते, यूरोपीय संसद। दूसरा, यूरोपीय मंत्री परिषद, मतलब जो अपना पार्लियामेंट बनाते वो एक कॉमन मिनिस्ट्री भी चुनती, मतलब 6 देश अपने बाउंड्री को एक कर रहे थे। जानते हो एक आलोचक ने क्या कहा? एक आलोचक ने कहा, मेंटली अलर्ट रहना, कि रोम की संधि ने वेस्टफेलिया की संधि का अंत कर दिया।
रोम की संधि ने वेस्टफेलिया की संधि का अंत कर दिया। मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, थोड़ा तुम अनुमान करो, तो एक शब्द टाइप करके बता दो तो मिस्टर अंकुर के माध्यम से कि रोम की संधि ने वेस्टफेलिया की संधि को समाप्त कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? कोशिश करो तो। उन्नीस की रोम की संधि ने 1648 की वेस्टफेलिया की संधि को समाप्त कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ? इम्बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन समाप्त हो गया। देखो, आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की। शक्ति संतुलन भी एक बात हो सकती है। अब बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा, कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं? अंकुर, कुछ इन्फॉर्म करो। एक्टिविटी तो सभी में है। वेरी गुड। लेकिन एक मैं और पहलू पर को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। आपके संज्ञान में एक पहलू यह लाना चाहता हूं कि जो वेस्टफेलिया की संधि है, और वेस्टफेलिया की संधि का एक पक्ष और भी है, राष्ट्रीय राज्य की स्थापना, एक निश्चित भौगोलिक सीमा पर आधारित राष्ट्र की स्थापना। जो राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आया है तो एक निश्चित भौगोलिक सीमा पर आधारित, एक निश्चित भौगोलिक सीमा पर आधारित राष्ट्र की स्थापना। मतलब ये एक निश्चित भौगोलिक सीमा पर आधारित राष्ट्र को बनाना चाहता था। तो ये इसका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसका। अब मैं स्टूडेंट्स, यूरोपीय संसद, यूरोपीय मंत्रिपरिषद, यूरोपीय न्यायालय, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट और यूरेटम का मतलब है कि इन कॉमन मिलाकर इन सबों ने अपना एक कॉमन, मतलब मैंने ये कहा कि चूंकि वेस्टफेलिया की संधि ने एक निश्चित भौगोलिक सीमा पर आधारित राष्ट्र की बात की और रोम की संधि ने उन भौगोलिक सीमा को तोड़कर 6 देशों को मिलाने का प्रयत्न किया। कॉमन पार्लियामेंट, कॉमन मिनिस्ट्री, कॉमन न्यायालय, सचिवालय, कॉमन परमाणु कार्यक्रम, यूरेटम। तो इसलिए कहा गया कि इसने वेस्टफेलिया की संधि का अंत कर दिया, मतलब एक भौगोलिक सीमा को जोड़ने का प्रयत्न किया। लेकिन माय स्टूडेंट्स, अगर आपसे यह कहा जाए कि क्या वास्तव में रोम की संधि वेस्टफेलिया की संधि का अंत कर पाया, हां या ना, तब क्या कहोगे? क्या यह वास्तव में अंत कर पाया? यस और नो? यस। अब तुम लोग क्रिटिकल थिंकर हो चुके हो, सोचने वाला प्राणी बन चुके हो। एक प्रश्न मेरा एक प्रश्न यह है कि जैसे आपने यूरोप के एकीकरण के बारे में पढ़ा, वेस्टफेलिया की संधि के बारे में पढ़ा, आपको मैंने विचारधारा बताया था राष्ट्रवाद और एक विचारधारा बताई थी मार्क्सवाद। तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा प्रभावी विचारधारा दुनिया में कौन रही, राष्ट्रवाद या मार्क्सवाद? दोनों में आप ज्यादा सक्सेसफुल विचारधारा किसको मानते हैं? नेशनलिज्म और मार्क्सिज्म, राष्ट्रवाद या मार्क्सवाद? टाइप करिए तो। राष्ट्रवाद। वाह वाह, गुड गुड, यू हैव सेटिस्फाइड मी। मैं बहुत संतुष्ट हुआ आपके उत्तर से। वो जो विचारधारा है वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वह
मतलब राष्ट्रवाद मर ही नहीं पाया, कोई दबा ही नहीं पाया, बार बार उछल के सुरसा की तरह, फिनिक्स की तरह आ जाता है। भूमंडलीकरण आया, भूमंडलीकरण ने घुटने टेक दिए, राष्ट्रवाद ने फिर सिर उठाया और वह राष्ट्रवाद को वेस्टफेलिया की संधि ने उसका आधार तैयार किया। राष्ट्रवाद ऐसी मतलब आइडियोलॉजी है कि राष्ट्रवाद कभी नहीं मरता है। लगता है कि अब राष्ट्रवाद दब गया, फिर उछल के आ जाता है। सबसे प्रभावकारी विचारधारा है राष्ट्रवाद। अब मुझे बताने का मौका मिलेगा आप लोगों को। मैंने तो 3 क्लास आपसे इसीलिए बोनस लिया है ना, जो 3 बोनस क्लास है वो मैंने इसीलिए लिया है कि आपको मैं मतलब कॉन्टेम्पररी तक बता पाऊंगा, तो उसके बाद सीधे सारे विषयों से आपका जुड़ाव हो जाएगा और वर्ल्ड हिस्ट्री आपको सारे विषयों से लिंक कर देगा। तो ये हुआ। अब आपको मैं बताता हूं कि अब क्या होना है कि अब 1967 में फिर एक कदम ये आगे बढ़ गए। इनको लगा कि भाई जो हम लोगों ने एकीकरण किया वो पर्याप्त नहीं है, तो 1967 में आगे बढ़ गए और इन्होंने 3 और संगठनों को जोड़ दिया। एक तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय, दूसरा यूरोपीय कोयला और इस्पात आयोग जो 1951 में बना था, और तीसरा यूरेटन। इन तीनों को आपस में जोड़कर और तब इन्होंने जो बनाया उसका नाम है यूरोपीय समुदाय। इसकी क्या विशेषता थी? यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय समुदाय में क्या अंतर है? यूरोपीय समुदाय को थोड़ा और भी परस्पर जोड़कर मजबूत बना दिया, थोड़ा और भी उसका एकीकरण, आर्थिक एकीकरण और भी कर दिया। अब देखो मामला आया ब्रिटेन का। जिस समय यह संगठन बन रहा था ब्रिटेन इसमें नहीं था, मैं आपको बताऊं तो पहले जो फ्रांस था वो फ्रांस का प्रेसिडेंट था चार्ल्स द गाल, और चार्ल्स द गाल का कहीं ना कहीं अमेरिकी विरोधी दृष्टिकोण था। तो पहले चार्ल्स द गाल ने ब्रिटेन को या ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को टच किया कि भाई आप ये यूरोपीय संघ का मतलब मेंबर बनेंगे। तो चर्चिल ने क्या कहा पता है? कहा कि मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि हमें भूमि से समुद्र अधिक प्रिय है और आपसे रूजवेल्ट अधिक प्रिय है। मतलब इसका ये कहना था ब्रिटेन का कि अगर हम यूरोपीय संघ में आ जाते हैं तो हम यूएसए से हमारा संबंध कमजोर हो जाएगा, हम नहीं आएंगे। और देखो ब्रिटेन की एक विडंबना और भी है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ब्रिटेन की विडंबना यह है कि ये ब्रिटेन है इंग्लिश चैनल से शेष यूरोप से कटा रहा है, इसलिए वैसे भी यूरोपीय राजनीति में इसने पृथकतावाद की नीति अपनाई है। तो कभी भी ये कहा चर्चिल ने कहा कि हम यूरोप का भाग अवश्य हैं, हम यूरोप में अवश्य हैं परंतु यूरोप का भाग नहीं है। मतलब यूरोप में हम हैं लेकिन यूरोप का भाग नहीं। तो ये अपने आप को अलग समझता। फिर इसको एक घमंड इस बात का भी था, अहंकार, कि भाई हमारे पास तो इतना बड़ा उपनिवेश है, खास के ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ बना लिया, जाते जाते उपनिवेश को भी अपने साथ रोककर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ बना लिया। तो इसको इस बात का एक तरह से घमंड है कि हमारे पास इतना बड़ा कॉमनवेल्थ है तो हमारा क्या होगा, हमारा अपना मार्केट है। लेकिन कॉमनवेल्थ है रहने के लिए तो है, लेकिन उतना बड़ा मार्केट कॉमनवेल्थ इसलिए नहीं कि लोगों में परचेजिंग पावर तो नहीं है ना। तो कॉमनवेल्थ में परचेजिंग पावर नहीं होने से, कि केवल जनसंख्या का बड़ा आकार रहने से मार्केट नहीं बनता ना, उसके लिए लोगों में क्रय शक्ति भी तो चाहिए। तो बहुत शीघ्रता से ब्रिटेन को एहसास हुआ। हाँ, अब ब्रिटेन ने क्या किया कि अपने आप को यूरोपीय संघ जैसे यूरोपीय समुदाय से आर्थिक समुदाय से अलग रखा और एक संगठन 7 देशों को मिलाकर उसने एक इफ्टा नामक संगठन बना लिया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, अलग। लेकिन अब उसको इस बात का एहसास ऐसे हुआ कि उसने देखा कि अरे जर्मनी की अर्थव्यवस्था में 90% की वृद्धि हो गई, फ्रांस की अर्थव्यवस्था 75% बढ़ गया और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पिछड़ गई थी। तब उसको एहसास हुआ कि नहीं, यूरोपीय मार्केट को पकड़ना बहुत आवश्यक है। तब वो मार्केट में आने का प्रयास करने लगा। तो अब फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है उसको वीटो कर देता था, आने ही नहीं देता था। खैर जब तक चार्ल्स द गाल रहा तब तक तो वो नहीं आने दिया। चार्ल्स द गाल के जाने के बाद जब पोम्पिडो आया तब उसको अवसर मिला, और पोम्पिडो एक वहां का जो फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर था उसी ने उसको अनुमोदन दिया, और तब वह 1973 में ब्रिटेन यूरोपीय
समुदाय का मेंबर बना और 1973 में आप देखेंगे धीरे धीरे 3 देश शामिल होंगे, फिर 1986 में शामिल होंगे और फिर देखते देखते उसकी संख्या बढ़ती रहेगी। लेकिन ब्रिटेन को शुरू से ही एक हिचकिचाहट थी यूरोपीय संघ के साथ। 1973 में आया और 1975 में तुम देखोगे कि ब्रिटेन ने पहला रेफरेंडम कराया था हेनरी मैकमिलन के समय, वहां का प्राइम मिनिस्टर था। तो मैंने कुछ लोग कहने लगे थे कि नहीं नहीं अब हमको छोड़ देना चाहिए फिर यूनियन। तो उसने पहला वहां पर मतलब प्लेबिसाइड करवाया था, हालांकि उसमें जीत गया था, मतलब ब्रिटेन के लोगों ने स्वीकृति दे दी थी। और जो दूसरा प्लेबिसाइड 2016 में कराया उसमें तो हार गया और फिर उसको ब्रिटेन अब देखो यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया। लेकिन ब्रिटेन जब आया भी था तो काफी हिचकिचाहट के साथ ही मैं बताना चाहता था। तो ये पार्ट तो हो गया। और आज जो हमने मैटर दिया है उस पार्ट में हमको जाना है। लेकिन आप में से बहुत लोग कह रहे हो हमने डाउनलोड नहीं किया, तो ऐसा क्यों? जिस समय मैं मैटर भेजता हूं तो आप लोग कॉन्शियस रहा करो ना, क्योंकि आप लोग जब पढ़ के नहीं आओगे, मैटर को डाउनलोड नहीं करोगे, तो आप लोग तो बहुत कॉन्शियस लोग हो, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे? इसलिए ये मैटर सिलेबस का यही लास्ट मैटर होगा। विश्व युद्धोत्तर विश्व की दशा एवं दिशा। जैसे मैंने जो आपको इसमें मैं आपको सबसे पहले करवाने वाला हूं उपनिवेश मुक्ति। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप डायग्राम जो एक बार जब सब पूरा कर लेंगे तब वो डायग्राम देखेंगे, तब वो डायग्राम आपकी समझ में ज्यादा बेहतर आएगा। ये पीछे ये पीछे वाले को हटा देते ना, तुम क्यों रखे हुए? ये देखो ये डायग्राम 34वां। अब ये जो है अंकुर, इस डायग्राम को जो भी मैटर लगाओ ना सबके ऊपर काट के रख देना, ये चलेगा। तो ये पश्चिमी यूरोप का वर्चस्व, ये तो मैंने यूरोप में शीत युद्ध का विस्तार कर दिया, द्वितीय विश्व के पश्चात इसको कर दिया। अब अटलांटिक चार्टर कवर कर दिया और उपनिवेश मुक्ति ये पार्ट आपका हो रहा है, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। यही टॉपिक पर हम आ रहे हैं। अब देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? उपनिवेश मुक्ति दुनिया की एक सबसे बड़ी क्रांति थी। समझ गए हो? अंतर्राष्ट्रीय संबंध बदल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बड़ी संख्या स्वतंत्र राष्ट्रों की हो जाएगी। पुराने उपनिवेश मुक्त होंगे तो दुनिया बड़ी हो जाएगी। पहले 10-5 जो साम्राज्यवादी शक्ति थी वो पूरे दुनिया की विदेश नीति का निर्धारण करते थे। अब देखिए पूरी दुनिया में जब स्वतंत्र राष्ट्र होंगे तो फिर विदेश नीति की कई दिशाएं बनेंगी। अब कहा जाता है, मैंने सबसे ऊपर कहा, ये एक स्टीफन जेली का स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जो मैंने दिया, कि नेपोलियन के युद्धों का जो प्रभाव स्पेन के लैटिन अमेरिकी उपनिवेश पर पड़ा था, याद है जिसमें मुनरो सिद्धांत हुआ था, नेपोलियन के युद्धों और फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर, और तब लैटिन अमेरिका में राष्ट्रवाद फैला था। तो जो नेपोलियन के युद्धों का जो प्रभाव स्पेन के लैटिन अमेरिका स्थित उपनिवेशों पर पड़ा था, वही प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध का एशियाई अफ्रीकी उपनिवेशों पर रहा। एशियाई अफ्रीकी उपनिवेशों पर रहा। जैसे संभवतः विउपनिवेशीकरण की घटना, इसको विउपनिवेशीकरण कहते हैं, उपनिवेश मुक्ति को। आज मैंने इसको थोड़ा सा बता देना है क्योंकि आप लोग शायद आज आप में से बहुत लोग डाउनलोड नहीं किए होंगे कि संभवतः विउपनिवेशीकरण की घटना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इस घटना ने विश्व की परिधि का विस्तार कर दिया था। विश्व समुदाय काफी व्यापक हो चुका था, परंतु इसके साथ कुछ नए प्रश्न खड़े हुए थे। ये प्रश्न थे मातृ देश और पुराने उपनिवेशों के बीच जो अब स्वतंत्र हो चले थे, संबंधों का आधार क्या होगा? मतलब मातृ देश, मतलब अब ये उपनिवेश मुक्त हो रहे थे, हो रहा था कि पुराने जो जा रहे हैं आउटगोइंग मातृ देश कहते हैं, जिन्होंने उपनिवेश बनाए हैं, और जो स्वतंत्र होकर आ रहे हैं, उनके बीच परस्पर किस प्रकार के संबंध होंगे।
क्या सचमुच उपनिवेशवाद समाप्त हो चुका था? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि ये एशियाई अफ्रीकी राष्ट्र आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए थे, इसलिए इनका विकास किस प्रकार होगा? जो ये राष्ट्र बहुत पिछड़े हुए थे, इनका विकास किस प्रकार होगा? और फिर ये विकास के किस मॉडल को अपनाएंगे? क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख मॉडल विकसित हो चुके थे, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। एक मुद्दा यह भी था कि जो उपनिवेश मुक्त होकर आएंगे उनका विकास कैसे होगा, और वह विकास के किस मॉडल को अपनाएंगे, पूंजीवादी मॉडल को अपनाएंगे या समाजवादी मॉडल को। फिर परंतु इन मुद्दों से पूर्व सबसे प्रमुख मुद्दा यह रहा कि इन राष्ट्रों को स्वतंत्रता किस प्रकार हासिल होगी। यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अलग अलग उपनिवेश विकास के अलग अलग स्तर पर थे तथा इन उपनिवेशों में मातृ देश के हित भी भिन्न भिन्न थे। इसके अतिरिक्त उपनिवेशों के प्रति विभिन्न औपनिवेशिक शक्तियों के बीच नीति और दृष्टिकोण में भी अंतर था। उदाहरण के लिए ब्रिटेन का रुख अपेक्षाकृत नरम रहा था तो फ्रांस का रुख अत्यधिक कठोर। एक तरफ जहां ट्यूनीशिया और मोरक्को जैसे फ्रांस के उपनिवेश अपेक्षाकृत आसानी से मुक्त हो गए, वहीं अफ्रीका में अल्जीरिया एवं एशिया में वियतनाम के साथ ऐसा नहीं हुआ। यही खूनी संघर्ष शुरू हो गया। देखिए, खैर उपनिवेशों में सरकार कैसी होगी, उपनिवेश किस प्रकार के आर्थिक मॉडल अपनाएंगे, ये प्रश्न तो अपने आप में था, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि आखिर ये उपनिवेशों को आजादी कैसे मिलेगी। क्योंकि एक तो उपनिवेशों का विकास का स्तर भी अलग अलग था, फिर उन उपनिवेशों के साथ जो महानगरीय राज्य थे उनके संबंध भी अलग अलग थे। कहीं पर उनकी पकड़ ज्यादा गहरी थी, कहीं पर ऊपर ऊपर पकड़ थी। तो जहां ऊपर ऊपर पकड़ होगी वहां तो उसको वो आजाद होने देंगे, और जहां ज्यादा गहरी पकड़ है वहां आजादी में परेशानी करेंगे। फिर जो औपनिवेशिक शक्तियां जिसको मातृदेश कहते हो, उनकी नीति में भी समानता नहीं थी। जैसे ब्रिटेन था तो उसका दृष्टिकोण थोड़ा सा उदार था, लेकिन जो फ्रांस था वो बहुत बड़ा हार्डलाइनर था, और जो डच थे उन दोनों के बीच में थे। कुछ उपनिवेश में आसानी से मुक्ति देखते, जैसे फ्रांस ने ट्यूनीशिया और मोरक्को को आसानी से मुक्त कर दिया। वही फ्रांस ने वियतनाम में खूनी संघर्ष छेड़ा और अल्जीरिया में खूनी संघर्ष छेड़ दिया। तो डिपेंड करता है कि कहां पर उपनिवेश है और किस तरह से आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हो। अब देखिए, विउपनिवेशीकरण शब्द का औचित्य, जैसे एक टर्म आता है डीकोलोनाइजेशन, और डीकोलोनाइजेशन का मतलब होता है विउपनिवेशीकरण, उपनिवेश मुक्ति। तो प्रश्न यह खड़ा होता है कि जब हम डीकोलोनाइजेशन शब्द का प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे उपनिवेश मुक्ति तो एकदम मक्खन माफिक, बिल्कुल बिल्कुल इजी था, उपनिवेश गए ऐसे और ऐसे मुक्त हो गए। लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ा कूटनीतिक आंदोलन था, ये भी सही है। 300-400 वर्षों में आप कह सकते हो कि जो उपनिवेश 300-400 वर्षों में बने, वो उपनिवेश की स्थिति आई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो 4 दशकों में, 4 सेंचुरी में जो उपनिवेश बने वो 4 दशकों में ध्वस्त हो गए। ये भी सही, लेकिन विउपनिवेशीकरण का मतलब लगता है कि बड़ा स्मूथ उनके आजादी मिली, ऐसा नहीं है। बड़ी कठिन संघर्ष करने पड़े, कहीं कहीं तो खूनी संघर्ष छिड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि उपनिवेश और उपनिवेश की मुक्ति के स्वरूप में भी अंतर था। जहां पर मातृदेश के आर्थिक हित ज्यादा नहीं थे वहां पर तो ज्यादा आसानी से मुक्ति मिल गई, और जहां मातृदेश के आर्थिक हित अधिक थे, जैसे देखो अब ब्रिटेन केन्या में तो लैंड परचेज करके रखा हुआ था ब्रिटिश लोग। तो केन्या में एक बहुत व्हाइट जनसंख्या बसी हुई थी, वो सेटल कॉलोनी थी। साउथ अफ्रीका तो एक ऐसा हुआ जहां पर डीकोलोनाइजेशन हुआ ही नहीं आज तक, जो व्हाइट गए वहीं के सेटल होके रह गए। देखो, दुनिया में कुछ ऐसे कॉलोनीज है जहां डीकोलोनाइजेशन नहीं हुआ। यूएसए में डीकोलोनाइजेशन नहीं हुआ, जो यूएसए है वहां पर उपनिवेश मुक्ति नहीं हुई। आप ऑस्ट्रेलिया में उपनिवेश मुक्ति नहीं हुई, जो गए व्हाइट वहीं सेटल कर गए और वो रह गए। साउथ अफ्रीका में डीकोलोनाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन अब जैसे कुछ ऐसे थे जहां पर अब दिक्कत है, जैसे अल्जीरिया में तुम देखोगे कि 10% फ्रेंच जनसंख्या थी, तो अल्जीरिया को फ्रांस जल्दी खाली नहीं करना चाहता था। केन्या था अफ्रीका में, मैं आपको दिखाऊंगा मानचित्र पर इन सब के बारे में उदाहरण दे रहा हूं। जैसे अल्जीरिया देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका है, केन्या है तो पूर्वी अफ्रीका है, मिस्र है,
मिस्र में ब्रिटेन का देखो बड़ा स्टेक था स्वेज नहर में, तो मिस्र को खाली करना नहीं चाहता था, केनिया को खाली करना नहीं चाहता था। और भारत में तो उसकी मजबूरी थी। भारत में मजबूरी यह थी कि यहाँ पर भारत इतना विकसित था और राष्ट्रवाद इतना प्रबल हो गया कि ब्रिटेन को लगा कि अगर नहीं निकलूंगा तो पिट के जाऊंगा। और इसके साथ दूसरी एक और भी एहसास भारत के साथ हुआ था कि ब्रिटेन भारत का बाद में कर्जदार हो गया था बहुत ज्यादा। तो ब्रिटेन बार बार भारतीय सरकार से, मतलब भारत कांग्रेस से या जो पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी से रिक्वेस्ट करती थी कि देखिए हमको जाने दीजिए और हम आपको बाद में कर्ज चुका देंगे। तो वो अपने कर्ज को केवल यही चाहती थी कि इंडियन गवर्नमेंट हमको रियायत इतना दे दे कि उसका जो कर्ज हम लिए हुए हैं उसको हम फेज आउट कर सके, क्योंकि अगर अचानक से भारत उससे पैसा वसूल लेता तो उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती। वो तो वैसे भी खराब थी और एकदम क्राइसिस में आ जाता, इसलिए वो निकल लिया खुद का। तो ये उसका है। तो सभी देशों की जो मुक्ति की प्रक्रिया होगी अलग अलग होगी। अब देखो यहां पर मैंने डायग्राम भी दे दिया है और वैसे भी आपको बताऊं 3, 3, 6, 3, 9 3 पॉइंट। पहले 3 पॉइंट हमने दिए हैं कि उपनिवेश मुक्ति को प्रेरित करने वाले कारक कौन थे, और उपनिवेश मुक्ति को प्रेरित करने वाले कारक में 3 स्तर पर मैंने दिया है। उपनिवेश मुक्ति को प्रेरित करने वाले एक कारक तो औपनिवेशिक शक्ति के स्तर पर है, और जो दूसरा कारक है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला विकास है, और जो तीसरा कारक है वो उपनिवेश के स्तर पर होने वाला विकास है। तो उपनिवेश मुक्ति का जो प्रोत्साहन देने वाले कारक है वो औपनिवेशिक शक्ति के स्तर पर है, एक कारक है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला विकास है, और उपनिवेश के स्तर पर होने वाला विकास है। तो तीनों स्तर पर यह विकास आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, जैसे औपनिवेशिक स्तर शक्ति के स्तर पर देखिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड वैसी साम्राज्यवादी शक्तियों का पतन हुआ। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन था, फ्रांस था और हॉलैंड था, इस प्रकार की जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी उसका पतन हो गया। तो अब जब तीनों शक्तियों का ही पतन हो गया तो उपनिवेश को कैसे रख पाते? उपनिवेश में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया। मतलब उनको अगर रोकते भी तो भी वो भागते, उनके पास खुद की कैपेसिटी नहीं। तो पहले आप लोग एक काम करिएगा, 3 स्तर पर चर्चा कीजिएगा। एक लिखिएगा औपनिवेशिक शक्ति के स्तर पर, इसको आप लिखकर भी याद रख सकते हो, वैसे आप लोगों को तो याद रहता है बहुत। औपनिवेशिक शक्ति के स्तर पर, तो औपनिवेशिक शक्ति के स्तर पर हमने 3 पॉइंट आपको दिए हैं। एक पॉइंट मैंने दिया है कि औपनिवेशिक शक्तियों का पतन, औपनिवेशिक शक्तियों का पतन है, वो एक पॉइंट दिया है। दूसरा पॉइंट मैंने दिया है कि जैसे दूसरा पॉइंट मैंने दिया है कि साम्राज्यवादी शक्तियां युद्ध के पश्चात स्वयं, अब देखो, अब युद्ध के पश्चात सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी इकोनॉमी स्वयं खराब हो गई, तो अपने आर्थिक पुनर्निर्माण में लग गए। अब वो क्या उपनिवेश में रह पाते? उनको पहले अपनी इकोनॉमी को बचाते या उपनिवेश में रहते। तो वैसे भी उनको अपने देश में इतनी समस्याएं आ गई कि लौटना उन्होंने पसंद किया। और तीसरा है कि अब साम्राज्यवादी शक्तियों में जो उनकी जो प्रमुख रुचि है, जैसे उनको पहले अपने उपनिवेश को क्यों बनाया था, तो उपनिवेश को बनाने में उनकी जो एक बड़ी रुचि होती थी, वो रुचि होती थी बाजार। तो वह उपनिवेश में अपना बाजार चाहते थे कि वह उपनिवेश ने कॉलोनी विल वर्क एज ए मार्केट फॉर माई प्रोडक्ट्स। अब उनको बड़ा मार्केट यूरोपीय बाजार दिख रहा था, जो मैंने आपको बताया कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय बन गया, तो उनको बड़ा बाजार, अपना यूरोपीय बाजार दिख रहा था, तो उपनिवेश में उनकी रुचि कम रह गई। तो 3 कारक आपको मैंने देखो दोनों तरफ से दिया है, पॉइंट भी करके दिया है और डायग्राम में देखो ये पॉइंट करके दिया है। पहला औपनिवेशिक शक्ति के स्तर पर होने वाले परिवर्तन है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तो वो मैंने पॉइंट करके भी दिया है और ये भी दिया है। उसके बाद तो ये तीनों हो गया औपनिवेशिक स्तर। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगा जिसको कहते हो अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर क्यों?
तो 1941 में मैं आपको समझा ही चुका हूं, अब आप लोग इसके अननोन नहीं हो कि 1941 में जो अटलांटिक चार्टर आया, वो अटलांटिक चार्टर को कहा जाता है कि उपनिवेशवाद, उपनिवेश मुक्ति का एजेंडा था। और वह एक तरह से समझो तो उपनिवेशवाद का मृत्यु प्रमाण पत्र था, क्योंकि जब अटलांटिक चार्टर का जो संदेश है वो उपनिवेश के बुद्धिजीवियों तक पहुंच गया, तो अब कहां वो गुलाम रह सकते थे अधिक समय तक। दूसरा, अब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था बन गई और संयुक्त राष्ट्र संघ खुद भी उपनिवेशवाद का कट्टर आलोचक बन गया और संयुक्त राष्ट्र संघ भी औपनिवेशिक शक्तियों पर दबाव डालने लगा कि आप उपनिवेश को मुक्त कर दीजिए। और तीसरा, सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया था। तो वैसे भी सोवियत रूस तो पहले भी उपनिवेशवाद का आलोचक था। अब जब शीत युद्ध शुरू हो चुका है तो सोवियत रूस भी चाहता है कि हम अपने पिछलग्गू देशों की संख्या बढ़ाएं। तो सोवियत रूस अपने पिछलग्गू देशों की संख्या बढ़ाना चाहता है और संयुक्त राज्य अमेरिका भी चाहता है कि हमारे पिछलग्गू देशों की संख्या बढ़े अगर उपनिवेश। और उसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक और भी स्वार्थ है कि अगर उपनिवेश मुक्त होगा तो वहां पर अपने बाजार का विस्तार करूंगा। तो सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के भी अपने स्वार्थ हैं। तो ये आपके हो गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तो स्वयं उपनिवेश के स्तर पर है। जब उपनिवेश नहीं चाहेगा तो आप कैसे रह पाएंगे। अब उपनिवेश के स्तर पर जो होने वाला विकास है वो भी 3 हमने दिए हैं। एक है उपनिवेशों में राष्ट्रवाद की प्रगति एवं स्वतंत्रता की आकांक्षा को प्रोत्साहन। अब देखो उपनिवेश में खुद ही स्वतंत्रता की आकांक्षा हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप बताएं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था, मतलब कहा गया था स्वतंत्रता बनाम फांसीवाद, जो दुनिया को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं। तो भाई अब स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आप लड़ रहे हैं तो उपनिवेशों को परतंत्र कैसे रखेंगे। तो उपनिवेश की जनता को उस समय इतनी प्रेरणा मिली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। अब देखो ना, कांग्रेस में अपने मॉडर्न हिस्ट्री में क्या देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री में जब युद्ध प्रयास में सहायता करने की बात थी तो नेहरू ने क्या कहा, पंडित नेहरू ने कहा कि देखिए ये खुद यूरोप में स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और हमसे सहायता चाह रहे हैं, तो जब तक ये हमारी स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं दे देते तो हम इन्हें सहायता क्यों करेंगे। क्योंकि स्वतंत्रता अविभाज्य है। जो स्वतंत्रता आपको चाहिए वही स्वतंत्रता तो हमें भी चाहिए। तो एक तरफ आप अपनी स्वतंत्रता के लिए इतनी कुर्बानियां दे रहे हो और हमें जबरन गुलाम बना रहे हो, तो ये तो नहीं चलेगा। तो ये बात थी। तो उपनिवेश में अब ये चेतना आ चुकी थी। दूसरा है कि अटलांटिक चार्टर एवं द्वितीय विश्व के घोषित उद्देश्य से प्रेरणा। तो अटलांटिक चार्टर से भी इनको बहुत प्रेरणा मिल गई, क्योंकि अटलांटिक चार्टर तो पूरी दुनिया में उसका विचार फैल गया। और तीसरा है कि स्वयं उपनिवेशों में एक रेजिस्टेंस की शक्ति है, विभिन्न वर्गों में राष्ट्रवाद नीचे तक फैल गया था। देखो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में गांवों तक राष्ट्रवाद फैल गया था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयोग था कि दूरवर्ती क्षेत्रों तक राष्ट्रवाद का फैल जाना, यह बहुत बड़ी बात थी। सो माय स्टूडेंट्स, ये 9 फैक्टर को आप याद रखना, 3 मेजर फैक्टर और प्रत्येक में 3-3 फैक्टर। अब तुम लोग एक काम करना, आज बहुत लोग हो सकता है पढ़ के नहीं आए हो, ये टॉपिक को हमें मंडे ट्यूसडे तक ये होना है। तो उपनिवेश मुक्ति की घटनाएं हम आपको मंडे को उपनिवेशवाद समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद ट्यूसडे को अब जो टॉपिक होगा वो एक तो शीत युद्ध भी हम देखेंगे और थोड़ा सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, ये सब है। तो ये सब टॉपिक को हम देख लेंगे। अब एक क्वेश्चन डाल देता हूं तुम लोग को। क्वेश्चन, क्या आप द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर को उत्तरदायी मानते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। अपने मत के
पक्ष में उत्तर दीजिए। अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए। 150 शब्द। क्या आप द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर को उत्तरदायी मानते हैं? अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए। हो जाएगा? माय स्टूडेंट्स, प्लीज इन्फॉर्म मी। कुछ कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन हो चुका है। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन देता हूं। हालांकि ये हुआ नहीं था जहां तक मुझे ध्यान, लेकिन मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोप में विभाजन एवं एकीकरण दोनों को प्रोत्साहन दिया। दोनों को प्रोत्साहन दिया। टिप्पणी कीजिए। एक 150 शब्द। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन हो जाएगा? पिछले वाले क्वेश्चन के लिए कह रही कि हिटलर की जगह पे जर्मनी था। अच्छा, तो कोई बात नहीं, वो हो गया। आप क्वेश्चन बदल दिया ना। अब इस क्वेश्चन पर बताइए, दूसरे वाले क्वेश्चन पर, कि द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोप में विभाजन एवं एकीकरण दोनों को प्रोत्साहन दिया। टिप्पणी कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध ने, याद रखिएगा, 145 माने 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध ने, चाहे ऐसा करिएगा कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, लिखिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, थोड़ा सा इसको रिमॉडल कर देता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में विभाजन एवं एकीकरण को प्रोत्साहन मिला, कर दीजिए। प्रोत्साहन, हाँ, यूरोप को एकीकरण, हाँ, यूरोप में विभाजन एकीकरण दोनों को प्रोत्साहन मिला। दोनों को प्रोत्साहन मिला, केवल मिला बता दीजिएगा। टिप्पणी कीजिए। 150 शब्द। अब जरा सा कुछ अब हिंट करिए मैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हो जाएगा? लोग कर लेंगे ना। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में विभाजन एवं एकीकरण दोनों को प्रोत्साहन मिला। टिप्पणी कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल ही है, इसको कवर कर लीजिए। ओके, तो मैं मंडे को मिलता हूं। आप लोग पूरे मैटर को पढ़ के रखना, अभी आपके पास टाइम है। और आपको इस संडे को हमारा काम करना है, क्योंकि जो अगला वीक है आपका डिसाइसिव, और अगले वीक में मैं जब छोड़ूंगा तो आप पूरी तरह से इंपावर्ड हो, कहोगे हाँ अब मैं बिल्कुल ही सोशल साइंस में बहुत ही कॉन्फिडेंट हूं। ये मैं आपसे सुनना चाहता हूं। ठीक है माय स्टूडेंट्स, तो आज मैं यही रुकता हूं। ओके, गुड नाइट, आई विल सी यू।